तो सेक्शन नंबर 8 है। सेक्शन नंबर 8 जो हमारा डिज़ाइन ऑफ मेंबर्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग है। जैसे अभी तक हमने देखा टेंशन, कंप्रेशन, ऐसे ही अगर हमारे सेक्शन में बेंडिंग हो रही होगी तो उसके लिए इन्होंने कहा है इफेक्टिव स्पान ऑफ अ बीम हम लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस STD 1 में भी था कि जब हम इफेक्टिव स्पान की बात करते हैं तो इफेक्टिव स्पान हम वो लेते हैं जो कि बिटवीन द सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स, जो भी सपोर्ट्स लगे हों। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसमें देखो ये चीज़ है कि हमारी जो बीम है उस पर जो फैक्टर डिज़ाइन मूवमेंट आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। और इसमें जो हम बीम की बात, क्योंकि हम बीम में देख रहे हैं ये, तो दो तरीके की बीम होती हैं, लेटरली सपोर्टेड बीम और एक और आगे आएंगी लेटरली अनसपोर्टेड बीम। दो जब भी तुम्हारा बेंडिंग वाला आएगा मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, इसमें चलो बीम में ही देख लेते हैं बेंडिंग, तो दो तरीके की बीम नज़र आएंगी, laterally supported beam and laterally unsupported beam। ठीक है, तो laterally supported beam में अगर हम देखें, a beam may be assumed to be adequately supported at the supports provided the compression flange has fully lateral restraint and normal torsional restraint at the supports applied by the web cleats, partial depths and plates। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी कंप्रेशनल फ्लेंज है, फ्लेंज उसको हमने फुली लेटरली रिस्ट्रेंट कर दिया है और टॉर्शनली, नॉर्मल टॉर्शनली स्ट्रेंथ कर दिया है एट दी सपोर्ट्स। तो लेटरली सपोर्टेड मतलब जो सपोर्ट्स हैं उन्होंने लेटरली उनको रिस्ट्रेंट, सपोर्ट हमने इस तरीके से दिए हैं कि लेटरल ही वो रिस्ट्रेंड है। ठीक है, दूसरा इसमें ये है और ऐसा बोल रहे हैं कि जो फुल लेटरल रिस्ट्रेंट टू कंप्रेशन फ्लेंज, ये कह रहे हैं कि वो लेटरली रिस्ट्रेंड है वो, तो फुल लेटरल रिस्ट्रेंट टू कंप्रेशन फ्लेंज में भी अज्यूम टू एग्जिस्ट इफ द फ्रिक्शनल और अदर पॉजिटिव रिस्ट्रेंट ऑफ अ फ्लोर कनेक्शन टू द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द मेंबर इज capable of resisting a lateral force not less than 2.5% the maximum force in the compression flange of the member। compression force में जितना मैक्सिमम मेंबर आ रहा है उसके 2.5% से कम lateral force resist करने की, मतलब उससे कम रेजिस्ट, ऐसा नहीं कि उससे कम करें, नॉट लेस देन 2.5, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि sections with webs susceptible to shear buckling before the yielding, मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वेब्स में shear buckling हो जाती है बिफोर द yielding। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब फ्लेंजेस प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट होते हैं बट वेब ससेप्टेबल टू shear buckling है, तो फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला हम मान लेते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट एक्सियल फोर्सेस हैं वो सिर्फ फ्लेंज रेजिस्ट कर रहे हैं और जो shear है वो वेब रेजिस्ट कर रहा है, या फिर हम ऐसा मानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स होल सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है। तो वो दो चीज़ें हैं कि दो केसेस, या तो मानिए कि वेब कर रहा है shear और बेंडिंग मोमेंट एक्सियल कर रहे हैं
फ्लैंजेस। एंड या फिर हम मानेंगे कि पूरा सेक्शन ही रेजिस्ट कर रहा है ये। तो मतलब मेन ये कि आपके दो केसेस आएंगे, लेटरली सपोर्टेड एंड लेटरली अनसपोर्टेड। लेटरली सपोर्टेड में ये चल रहा है। दूसरी चीज़ ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले इसमें कि तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फैक्टर्ड डिज़ाइन शियर फोर्स आ रहा है वो 0.6 VD से ज़्यादा ना हो। दो केस हैं इसके, इसमें दो केस और बनेंगे। पहला केस कि जो फैक्टर्ड डिज़ाइन शियर फोर्स है वो 0.6 VD से ज़्यादा ना हो। दूसरा केस है जब डिज़ाइन शियर फोर्स फैक्टर्ड जो आ रहा है वो 0.6 VD से ज़्यादा हो। डिज़ाइन शियर फोर्स मतलब जो उसकी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ है उसकी इस क्रॉस सेक्शन की डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। जो भी उस क्रॉस सेक्शन की डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ है अगर उससे 0.6 से जो फैक्टर शियर फोर्स आ रहा है वो उससे ज़्यादा है या उसकी 0.6 से कम है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अगर वो 0.6 VD से ज़्यादा नहीं है तो फिर डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी बीटा बी ZP/F/Γ/M0। इसमें इनने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। ये सेक्शन 8 जो है हमारा पेज नंबर 52 से हो गया है। 52 से हम देख सकते हैं। दूसरा इसमें इन्होंने एक केस दिया है, ये सब न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। न्यूमेरिकल में ऐसे केसेस आप हमें चेक करने पड़ेंगे कि जो डिज़ाइन फैक्टर्ड शियर फोर्स है और जो शियर फोर्स है उसके 0.6 से वो ज़्यादा है या 0.6 से कम है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। हम दूसरा केस है आपका कि जब वो 0.6 से ज़्यादा है तो फिर डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे क्योंकि उनको डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए ना हर केस में। लेकिन डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की भी उनने केस बना दी, लेटरली सपोर्टेड लेटरली अनसपोर्टेड। तो लेटरली क्योंकि फैक्टर डिज़ाइन जो बेंडिंग फैक्टर जो आ रहा है बेंडिंग मोमेंट वो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ से हमेशा कम होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बराबर। तो लेटरली सपोर्टेड बीम्स होती हैं लेटरली नहीं, लेकिन लेटरली सपोर्टेड में दो केस चल रहे हैं। एक चल रहा है कि जो शियर फोर्स आ रहा है वो डिज़ाइन शियर फोर्स का 0.6 से ज़्यादा और एक आ रहा है कि डिज़ाइन फोर्स का 0.6 से कम है। तो दोनों केसेस में हमको डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालना है वो दिया है। तभी दूसरा केस है कि वो 0.6 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर हम कैसे करेंगे डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट, वो यहाँ दे रखी है कि अब जो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी वो MdV के बराबर होगी। मतलब ठीक है, और MdV क्या है, अंडर हाई शियर जो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं वो हैं, जो कि 9.2 में डिफाइन है। अब क्या होता है कि इसी केस में होल्स वगैरह आ गए तुम्हारे होल्स, क्योंकि क्या होता है कि जब बोल्ट्स लगाते हैं रिवेट्स लगाते हैं तो होल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, तो वो ये कह रहे हैं वो कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर कब नहीं करना, उसकी कंडीशन दी है, इफेक्ट ऑफ होल्स की कंडीशन जो पड़ेगी, इफेक्ट ऑफ होल्स पड़ेगा, वो कंसीडर कब नहीं करना, तो उसकी हमें कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन ये है, तो ये चेक कर लेना कि इफेक्ट ऑफ होल्स का हमें चेक करना है या नहीं। फिर शियर लेग इफेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं, अभी तक हमने टेंशन वगैरह में देखा है, शियर लेग इफेक्ट तो यहाँ भी आ सकता है। तो शियर लेग इफेक्ट हम डिसरिगार्ड कब करेंगे, जब हमारी B <L/20 हो और B इंटरनल एलिमेंट्स की BI <L0/10 हो।
वो भी दे रखा है कि shear leg इफेक्ट कम हम हटा सकते हैं इस केस में। ये लेटरली सपोर्टेड में ही चल रहा था कि लेटरली सपोर्टेड में shear फोर्स 0.6 से कम हो, 0.6 डिग्री से ज़्यादा हो। फिर कब हम निगलेक्ट कर सकते हैं shear leg इफेक्ट, कब हम निगलेक्ट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ होल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें लेटरली सपोर्टेड, मतलब जहाँ पे जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो लेटरली रिस्ट्रेंड हैं। लेटरल हमने सपोर्ट दे दिया तो इसलिए दिया था कि लेटरल डायरेक्शन में उसका मूवमेंट रिस्ट्रेंड हो जाए, नॉर्मल जो है टॉर्शनल वो भी रिस्ट्रेंट हो जाए। तो उसके लिए हमने लेटरल में अनसपोर्ट कर दिया, लेटरल डायरेक्शन में उसको सपोर्ट कर दिया। तो लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट करने से हमको लेटरल रिएक्शंस मिल जाएंगी सपोर्ट से, और जब लेटरल रिएक्शन मिल जाएंगी तो वो लेटरल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, टॉर्शन नहीं करेगा। अब है लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स। जब बात लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स की हो रही हो तो उसकी भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि कब आपको चेक करना है टॉर्शन, कब चेक नहीं करना है। क्योंकि जब अनसपोर्टेड है तो ऑब्वियसली अब लेटरल डायरेक्शन में लेटरली वो मूव भी कर सकती है और लेटरली को टॉर्शन भी कर सकती है, क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं है उसे मूवमेंट से और टॉर्शन से रोकने वाला। तो वो इन केसेस में हमें चेक करेंगे हम। अब लेटरली अनसपोर्टेड बीम में तो फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होगी बेंडिंग में, वो दे रखी है बीटा बी जेड पी एफ बी डी, और वो सब डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। कौन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें बस ये कि जब आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे बेंडिंग में तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है बीटा बी जेड पी एफ बी डी, उसकी हर चीज़ में डिफाइन कर रखी है। अब वही है कि यहाँ पे तो टॉर्शन भी हो सकता है, तो लेटरल टॉर्शनल बकलिंग मोमेंट कितना आएगा अगर वो निकालना हो तो अगर हमें इलास्टिक लेटरल टॉर्शनल बकलिंग मोमेंट निकालना है तो वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे सिंपली सपोर्टेड हैं क्या हैं, तो क्या है ये सब डिफाइन कर रखा है इन्होंने यहाँ। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ लेटरल टॉर्शनल होगी, टॉर्शन होगा, जब सपोर्ट नहीं है लेटरल टॉर्शन नहीं तो यहाँ पे होगा टॉर्शन होगा और लेटरल मूवमेंट भी होगा। तो वो कितना टॉर्शन होगा वो डिफाइन कर रखा है इन्होंने। दूसरा उन्होंने यही बता रखा है कि जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी लेटरल टॉर्शनल बकलिंग के लिए वो कितनी लेनी, क्योंकि जब तुम लेटरल टॉर्शनल बकलिंग निकाल रहे हो लेटरली अनसपोर्टेड के केस में तो फिर इफेक्टिव लेंथ कितनी लेंगे, तो वो हमें यूज़ करनी है। इफेक्टिव लेंथ हमें देख लेना है कि कौन सी क्या लेनी है, 8.2.2.1 मैं दे रखी होगी शायद से। तो इफेक्टिव लेंथ हमको ज़रूर देख लेना है कि कौन सी है क्या है। और दूसरा ये है कि LLT बोलते हैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ को लेटरल टॉर्शनल बकलिंग के लिए। दूसरा देखो मैं एक टेबल दे रखी है 13 नंबर टेबल, ये डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बता रही है लेटरल बकलिंग FBD के, जिसमें अल्फा LT दे रखा है। तो ये हमें डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्टली वो दे देगी, डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो बेंडिंग मोमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, F परमिजिबल इंटू जेड। और अगर आपको F परमिजिबल यानी परमिजिबल स्ट्रेस पता है तो आप बेंडिंग निकाल सकते हैं, बेसिक इक्वेशन है ये। इसमें तुम्हें ये दे रखा है FY एंड FCR, क्या लिखा है FCRB। तो जो भी है हम ये डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, बट अलग अलग अल्फ़ा टी के लिए, अल्फ़ा LT के लिए है ना, क्योंकि अलग अलग अल्फ़ा LT आएंगे हमारे हर केस में। तो ये अल्फ़ा LT इम्परफेक्शन पैरामीटर है, जो रोल्ड स्टील के लिए 0.21 है, वेल्डेड स्टील के लिए 0.49 है। दो अल्फ़ा LT की वैल्यू है, इम्परफेक्शन फैक्टर हैं दो, जिन पर डिपेंड कर रहा है हमारा क्या FBD। बीटा बी नॉट एक वो है, एक वो लगा दिया फैक्टर। बाकी Z हमारा क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस या इलेक्ट्रिक सेक्शन मॉडुलस। कौन सा सेक्शन, Z हमारे दोनों है यहाँ पर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। डिपेंड करेगा कि आपकी वहाँ प्लास्टिक आप उसमें ले रहे हैं या इलास्टिक उसमें ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटू FBD जो आपकी डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस है। ठीक है,
लेकिन यहाँ भी अल्फ़ा आ गया, जो सेक्शन 7 में हमने देखा था इम्परफेक्शन फैक्टर। तो 2 इम्परफेक्शन फैक्टर हो गए, उसके बेसिस पे इन्होंने FBD दे दिया। इसमें ये FCRB क्या है? FCRB जब आपकी लेटरल टॉर्सनल बकलिंग हो रही होगी तो FCRB आएगा कुछ। FCRB ने पूरा डिफाइन किया है क्या है। तो FCRB और FI क्या है, और अल्फा LT की 2 वैल्यू है ना, 0.21 स्टील के लिए और 0.49 वेल्डेड के लिए। तो उसके बेसिस पे तुम्हें डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दी हुई हैं टेबल नंबर 13 में। फिर जो क्रिटिकल स्ट्रेस है FCRB एक क्रिटिकल स्ट्रेस है, वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो निकालना भी आना चाहिए। वो KL/R और H/TF के बेसिस पे, KL/R तो अपन निकाल ही सकते हैं, स्टैंडर्डनेस रेशियो। H/TF भी हमको सेक्शन की प्रॉपर्टीज पता है, तो H/TF भी आ जाएगा। और फिर हम ये FCRB क्रिटिकल स्ट्रेस वो भी निकाल सकते हैं टेबल नंबर 14। और टेबल नंबर 13 हमको डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रहा है, और टेबल नंबर 14 हमको क्रिटिकल स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन दोनों 2 चीज़ें पता होनी चाहिए उनके लिए दोनों, एक में KL/R और H/TF, एक में FY और FCRB। तो डायरेक्ट टेबल से हम देख सकते हैं। और मान ऐसा भी होता है टेबल में, मान के चलो हमें 200 और 210 के बीच के लिए कोई वैल्यू पता है, और मान के चलो हमें 205 के लिए चाहिए या 209 के लिए चाहिए, तो हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं, जो आप जियोटेक में करते हैं शेलो फाउंडेशंस के केस में। इंटरपोलेशन कोई भी 2 चीज़ की वैल्यू हमको 2 से पता है कि 200 के लिए वैल्यू इतनी, 210 के लिए इतनी, तो 209 की दिक्कत इतनी होगी, हम लीनियरली मान के इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि इन्होंने लेटरल स्ट्रेंथ नहीं लगाई थी, है ना। अच्छा, इन्होंने ये दिया है कि मान लो लेटरली स्ट्रेंड है, अगर लेटरली सपोर्टेड कॉलम है तो इफेक्टिव लेंथ हमको क्या लेनी है ना। तो ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव लेंथ जो है 1.2 टाइम्स ली जाती है लेंथ ऑफ द रिलेवेंट सेगमेंट इन बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट। ठीक है, और अगर रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो लेटरली अनसपोर्टेड कॉलम है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पर कि हम स्ट्रेंट में क्या करना है और अनस्ट्रेंट में क्या करना है। लेकिन हमारे लिए जो काम आएगी वो इफेक्टिव लेंथ है, LLT, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसका यूज़ होगा LLT का, है ना। ये LLT पता होना चाहिए क्या है। ये LLT लेटरल, अगर तुम्हारा टॉर्शन वो कर रहा है, अगर वो लेटरल टॉर्शन कर रहा है तो उसमें इफेक्टिव लेंथ क्या है, वो है LLT। तो ये लेटरली अनसपोर्टेड के केस में तो करेगा टॉर्शन, तो वो लेटरल जो टॉर्शनल बकलिंग करेगा उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, वो है LLT। नाम से समझ में आ जाएगा। तो वो उसकी उन्होंने एक टेबल दी है, टेबल नंबर 15। जैसे मैंने बताया है कि एंड कंडीशंस कैसी हैं, मान के चलो फुली रिस्ट्रेंड है, पार्शली रिस्ट्रेंड है, उस हिसाब से लोडिंग कंडीशन कैसी हैं, तो क्या उस हिसाब से क्या है इफेक्टिव लेंथ, क्या लेंगे हम सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो फिर हम ये लेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जब लेटाइज्ड बीम्स हैं, गिर्डर्स हैं, रूफ ट्रसेस हैं, सेम सिस्टम ऑफ रिस्ट्रेंट मेंबर से कनेक्टेड है, तो सम ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो ज़रूरत पड़ेगी वो लिया जाएगा 2.5% ऑफ द मैक्सिमम फोर्स इन द कंप्रेशन फ्लैंज प्लस 1.25% ऑफ द फोर्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सीरीज अदर देन द फर्स्ट अप टू मैक्सिमम टोटल ऑफ 7.5%। कुछ न्यूमेरिकल में समझ आएगा। ये है जब हम ग्रिडर ले रहे हैं, रूफ ट्रसेस ले रहे हैं, लेटाइज्ड बीम ले रहे हैं, तो हमें रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या लेना है टोटल, और सब इनने सब चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं।
अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ ये और है कि अगर तुम्हारा शेयर है, शेयर फैक्टर डिज़ाइन शेयर फोर्स, तो हम जानते हैं कि फैक्टर डिज़ाइन शेयर फोर्स जो है वो डिज़ाइन जो शेयर स्ट्रेंथ है उससे कम होना चाहिए। डिज़ाइन किसी की भी स्ट्रेंथ क्या होती है? नॉमिनल स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो हमारे वाइवा में पूछा, क्योंकि वाइवा में ऑब्वियसली कोड में इतना सारा है, इतना सब नहीं पूछा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पूछ रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि इतनी चीज़ें कोई याद ही नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिस पे ये कोड बनाया गया है। जैसे बेसिक चीज़ है कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, इस पे पूरा टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और कुछ हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा देते हैं। बेंडिंग वाला जो सेक्शन 8 है वो इस चीज़ पे है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एफ परमिजिबल इंटू जेड, जिसमें जेड सेक्शन मॉडुलस है, एफ परमिजिबल स्ट्रेस है। अब सेक्शन 8 में क्या कर देंगे, वो कुछ सेफ फैक्टर लगा देंगे, सेफ्टी फैक्टर। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। किसी भी चीज़ की डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? उसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ हम शेयर फेलियर के मीन्स लगा रहे हैं। तो वही चीज़ है, प्योर शेयर हो रहा है तो प्योर, अगर नॉमिनल प्लास्टिक शेयर शेयर रेजिस्टेंस है तो वो क्या होगी, बता दी उन्होंने। शेयर एरिया कैसे निकालोगे? क्योंकि शेयर अगर हो रहा है तो शेयर एरिया चाहिए पड़ेगा, तो हॉट रोल्ड के लिए इतना है, वेल्डेड के लिए इतना है। हॉट रोल्ड और वेल्डेड माइनर एक्सिस बेंडिंग में इतना है, मेजर एक्सिस बेंडिंग में इतना है, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन है उनका इतना है, सर्कुलर है तो उनका इतना है, प्लेट सॉलिड बार्स हैं तो उनका इतना है। तो पूरा डिफाइन कर रखा है कि अगर शेयर भी है यहाँ, कि बेंडिंग मूवमेंट भी होता है, शेयर भी होता है, दोनों चीज़ें रहती हैं बीम्स में, तो फिर वो जो शेयर आएगा वो, उसकी क्या डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी, उसका क्या शेयर एरिया होगा, वो दे रखा है। अब रेजिस्टेंस टू शेयर बकलिंग, शेयर की वजह से वो चीज़ बकल ना हो, तो वो रेजिस्ट करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसकी कंडीशंस भी उन्होंने दी हैं। अच्छा, शेयर बकलिंग कर जाए, शेयर में बकलिंग हो जाए, तो उसके भी उन्होंने मेथड्स दिए हैं कि ये मेथड है सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, टेंशन फील्ड मेथड। फिर कुछ एंड पैनल डिज़ाइंस हैं, स्टिफन्ड वेब पैनल्स, एंड पैनल डिज़ाइन। ये एंड पैनल डिज़ाइन बता रहे हैं। गिडर्स में ये एक है टेबल जिसमें तुम्हें वही इफेक्टिव LLT टॉर्शन, लेटरल टॉर्शन में जो तुम्हारी लेंथ यूज़ होगी कैंटिलीवर के लिए दी हुई है। अभी एक टेबल हमने देखी थी, उसमें जो दी थी LLT, वो हमें सिंपली सपोर्टेड के लिए दी थी, टेबल नंबर 15। लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड नहीं है, कैंटिलीवर है, तो क्या लेना है, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ उन्होंने ये दे रखी है। ठीक है, तो ये दो टेबल हैं 15 और 16 LLT के लिए। फिर ये एंड पैनल डिज़ाइन बता रहे हैं, उसको ये समझा रहे हैं एंड पैनल डिज़ाइन को, ये 8.5 से ये सब दे रखा है। एंकर फोर्सेस, पैनल विद ओपनिंग्स, ये जो उन्हें दिया है एंड पैनल डिजाइंड है नॉट यूजिंग टेंशन फील्ड एक्शन, बियरिंग स्टिफनर्स, पैनल A पैनल B डिवाइड कर दिया हमने, बियरिंग स्टिफनर एंड एंड पोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों में। बियरिंग स्टिफनर एंड पोस्ट, पैनल A पैनल B, तो वो पैनल डिज़ाइंस बता रहे हैं। आई डोंट नो ये सिलेबस में है या नहीं, बट अगर है भी तो उन्होंने ये दे रखा है, एक सेक्शन इस पे दे रखा है पूरा, देख सकते हैं।
दूसरा अपना प्लेट ग्रिडर्स हैं, वो तो है सिलेबस में प्लेट ग्रिडर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि मिनिमम वेब थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो इन्होंने समझाई है। और कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट। सेक्शनल प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज शैल बी ग्रॉस एरिया विद डिडक्शन फॉर एक्सेसिव विड्थ ऑफ प्लेट्स, क्योंकि यहाँ हम क्या है प्लेट्स लगा रहे हैं, गिर्डर प्लेट्स। टेंशन में क्या होता है, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ग्रॉस एरिया माइनस होल्स। सॉरी, तो इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि फ्लैंजेस, फ्लैंज स्प्लाइसेस, कनेक्शन ऑफ फ्लैंजेस टू वेब, ये सब कनेक्ट करने की चीज़ें हैं, फ्लैंज स्प्लाइसेस, फ्लैंजेस और बोल्टेड रिवेटेड वेल्डेड, किससे कनेक्ट करेंगे हम। अच्छा, प्लेट ग्रिडर्स जो होंगी, प्लेट ग्रिडर्स, तो उनका इफेक्टिव सेक्शनल एरिया उनके वेब का क्या लेंगे हम, बोल रहे हैं कि फुल डेप्थ ऑफ द वेब प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। क्या लेंगे उसके एरिया, जिसकी फुल डेप्थ है वेब प्लेट की मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। फिर स्टिफनर डिज़ाइन है, स्टिफनर्स, ये हमने देखा था ना बियरिंग स्टिफनर, यहाँ इस डायग्राम में ये है बियरिंग स्टिफनर। तो स्टिफनर डिज़ाइन दिया हुआ है पूरा इसमें। एक्चुअली ये मुझे खुद नहीं आ रहा है, बट यही है कि इतना हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ सकते हैं जो बेसिक हैं, जो यूज़ होंगी न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारा दिया हुआ है। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस ऑल। तो ये सब ऐसे इफेक्टिव लेंथ भी दी है, के एल हम क्या लेंगे, के एल वो कह रहे हैं अगर फ्लैंज रिस्ट्रेंड है तो ये लेंगे, फ्लैंज रिस्ट्रेंड नहीं है तो ये लेंगे, ये दिया उन्होंने। डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर्स, आई डोंट नो ये सिलेबस में है भी है नहीं, क्योंकि कोई भी सेक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में हो सकता है हो और या ना भी हो। तो सेक्शन 8 का आई डोंट नो कि वो सिलेबस में सारा जो है इसमें दिया है कोड में, वो सिलेबस में है या नहीं। लोड कैरिंग स्टिफनर्स, वो स्टिफनर ही समझा रहे हैं, बियरिंग स्टिफनर्स, टॉर्शनल स्टिफनर्स, है ना। स्टिफनर्स मतलब एक तरीके का एक कनेक्टिंग मेंबर है कह सकते हैं, जो कि लोड को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है, लाइक टेंशन में स्टिफनर्स रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट टेंशन शुड बी कनेक्ट टू द फ्लैंज ट्रांसमिटिंग द लोड बाय कंटिन्यूअस वेल्डिंग और नॉन स्लिप फास्टनर्स। In compression, the stiffness required to resist compression should either be fitted against the loaded flanges or connected by the continuous weld or non-slip fasteners. Horizontal stiffeners, box girders, बॉक्स गिडर भी दिया है इन्होंने। बॉक्स गिडर की डिजाइनिंग भी दे रखी है इन्होंने कि किस तरीके से की जाती है। तो बॉक्स गिडर क्या एक्चुअली इन्होंने शायद फिगर में भी नहीं दिया है। नो, सो आई कैन एक्सप्लेन, मतलब जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती, सेक्शन 8 मैंने खुद, मैं आई हैव नॉट गॉन थ्रू, आई एक्सप्लेन, बट यू प्लीज़ गो थ्रू ऑल इफ़ यू कैन। बट मेन थिंग यही है जो आपको इसमें यूज़ होंगी न्यूमेरिकल में, वैसे तो इसमें बहुत दिया है। अब हमारा सेक्शन नंबर 10 है और सेक्शन नंबर 11 है। सो सेक्शन नंबर 10 जो है इसमें जनरल वही है कि हमारे सेक्शन हम किसी भी चीज़ का
मतलब कनेक्शन हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, या तो हम गज़र प्लेट्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, कनेक्टर्स हैं, किससे करेंगे, रिविट्स के थ्रू करेंगे, बोल्ट्स के थ्रू, वेल्ड के थ्रू। तो वही सब समझाया हुआ है इन्होंने। इसमें तो बिल्कुल मेन चीज़ें हैं, मैं बता रही हूँ। आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाना पड़ेगा हर कनेक्शन में, लाइक आप कनेक्शन कैसे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी भी टेबल दी हुई है इन्होंने। लोकेशन डिटेल्स ऑफ फास्टनर, जब आप बोल्ट्स लगाएंगे तो पता होना चाहिए कि इसमें पिच कितनी है, गॉज कितनी है, एंड डिस्टेंस कितनी है, एज डिस्टेंस कितनी है, क्लियरेंस कितना दिया है हमने होल के लिए, क्योंकि कोई भी बोल्ट जब हम लगाएंगे तो वो किसी होल में लगाया जाएगा, तो उसमें हमें क्लियरेंस होल कितना देना है, तो वो भी डिपेंड करेगा। ओवर साइज होल क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्लॉट्स क्या हैं, तो ये सब पता होना, क्योंकि इन सब के बेसिस पर ही जो है हम उसको बताएंगे कितना हमें क्लियरेंस देना है। क्योंकि क्या होता है कि बोल्ट जब किसी होल में लगाते हैं तो होल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो कितना देना है, तो उस वजह से हमारा होल का साइज़ क्या आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसकी टेबल दी है, टेबल नंबर 19, क्लियरेंसेस फॉर फास्टनर होल। तो इसी बेसिस पे दिए कि ओवर साइज़ है या स्टैंडर्ड क्लियरेंस है या क्लियरेंस इन द लेंथ ऑफ स्लॉट है, बट जनरली हम ये वाली यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड क्लियरेंस। नॉमिनल डायमीटर फास्टनर का मतलब कि वो जो बोल्ट है वो